नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के लगातार खबरें चल रही है कि सीट के जो बंटवारे को लेकर के जो मामला है, वहां बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक भूकंप सा आ गया है, यानी भूचाल सा आ गया है और सीट बंटवारे के ऊपर कोई भी फॉर्मूला निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इन सारे खबरों के भीतर का सच क्या है? सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस अब उस जगह पर आकर के उस मोड़ पे खड़ी है जहां पर उसको कई राज्यों के भीतर छोटे भाई की भूमिका भी स्वीकार है। और कांग्रेस के भीतर से जो रणनीति बनी है, जो फॉर्मूला सामने आता है, अगर उस फॉर्मूले के साथ कांग्रेस आगे भी चलती है अगर, तो फिर ये कांग्रेस की कुर्बानी मानी जाएगी इंडिया अलायंस को आगे ले जाने के लिए। और पूरे इस कुर्बानी के बाद भी अगर इस इंडिया गठबंधन के भीतर अगर कोई रोड़ा बनता है, कोई अड़चने डालता है, तो हो सकता है कि विपक्षी एकता के अंदर उसको खलनायक के नाम से जाना जाए। फिलहाल खलनायक कौन होगा, नायक कौन होगा, इस बात को समझने के लिए सीट बंटवारे के बारे में जो खबरें चल रहे हैं, जो भ्रम फैलाया जाता है, उस सारे भ्रम को दरकिनार करने के लिए कुछ फैक्ट्स को जानना जरूरी है। जो नेशनल अलायंस कमेटी बनी है, जिसमें मुकुल वासनिक है, सलमान खुर्शीद हैं, भूपेश बघेल हैं, मोहन प्रकाश हैं और अशोक गहलोत हैं। इन 5 लोगों ने अलग अलग राज्यों के भीतर कांग्रेस की क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए सीट बंटवारे में, उसके ऊपर एक रिपोर्ट अपना तैयार किया। उस रिपोर्ट को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इनके सामने पेश कर दिया गया। अब उस रिपोर्ट की पूरी समीक्षा करने के बाद, उसको समझने बूझने के बाद, खड़गे साहब ने जो फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले को देखने के बाद साफ होता है कि कांग्रेस अब किसी भी टकराव के मूड में नहीं है। शायद ये टकराव की स्थिति होती भी अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भीतर कांग्रेस को अगर बढ़त मिलती, जीत मिलती, या इन 3 राज्यों के भीतर किसी 2 राज्य में अगर जीत हो जाती, तो फिर कांग्रेस का, यानी कांग्रेस के भीतर कहीं ना कहीं दूसरे स्तर पे जो बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, जो कहीं ना कहीं वोट बढ़ाने वाले थे, उनके अंदर जो अहंकार बढ़ता है, वो समझौता बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। सत्ता आए या फिर ना आए, वो उतना दूर नहीं देखते। लेकिन इन 3 राज्यों के हार के बाद कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे केवल 255 सीटों के ऊपर, जी हाँ, 255 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारने का, यानी सीधे आमने सामने की लड़ाई करने का कहीं ना कहीं निर्णय कर रहे हैं। ऐसा जो खबर चल रहा है, 255 सीटों का जो बातें चल रही है, इसके ऊपर कांग्रेस अपना पूरा कहीं ना कहीं जान झोंकेगी, पूरी ताकत लगा देगी। 255 सीट यानी ये कहे कि आधे से कम सीटें लोकसभा की, पूरी लोकसभा का। पिछले चुनाव के भीतर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 421 सीटों के ऊपर कांग्रेस चुनाव के मैदान में थी और 421 में से कांग्रेस जीती थी केवल 52। शायद इसी बात से सबक लिया कि सभी सीटों के ऊपर लड़ करके 50 सीट जीतने से बेहतर है कि उन्हीं सीटों के ऊपर लड़ा जाए जहां पूरी ताकत से लड़ा जाए और सकारात्मक नतीजा लाया जा सके। ये वो कांग्रेस है जो 1984 के भीतर 400 के पार थी। नरेंद्र मोदी जी का सपना है इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 1984 में 400 पार, 405 सीटें। लेकिन 2024 में 1984 और फिर 2024, 40 साल बाद, 4 दशक बाद सियासत में, लोकसभा के चुनाव में 255 पे चुनाव लड़ेंगे कौन? कांग्रेस। फिर ये खबरें चलते कि ममता बनर्जी से टकराव है, उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से टकराव, अखिलेश यादव से टकराव उत्तर प्रदेश में, बिहार में नीतीश कुमार। तो इस सारे बातों की खबरों को समझने के लिए कुछ तथ्य को और कि इन सारे खबरों पे से कहीं ना कहीं आपका ध्यान हट जाएगा और अंदर से ही कोई विलेन अगर खेल बिगाड़े अगर, तो ही ऐसा संभव होगा कि कुछ भगदड़ मचे या फिर भूकंप आ जाए। नहीं तो सब कुछ जो फॉर्मूला अब तैयार हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बातचीत के बाद, जो उसके भीतर सब कुछ बहुत साफ होने वाला है और सब कुछ ऑल इज वेल के कहीं ना कहीं कगार पे है, कंडीशन है। 255 सीटों के ऊपर जिसपे कांग्रेस लड़ना चाहती है, गुजरात की 26 सीट जहां पर कोई गठबंधन साझेदार नहीं है, कांग्रेस लड़ने वाली है खुद। राजस्थान की 25 सीटें कांग्रेस वहां लड़ेगी। मध्य प्रदेश की 29 सीटें
कांग्रेस वहां लड़ेगी। इसके बाद कर्नाटका की 28 सीटें लोकसभा की कांग्रेस लड़ेगी। हरियाणा प्रदेश की 10 सीटें आज के समय में कांग्रेस ही लड़ेगी। उड़ीसा के 21 सीटें कांग्रेस से लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के भीतर 4 सीटें, उत्तराखंड में 5 सीटें कांग्रेस, कोई साझेदार नहीं। यहाँ पर इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के लिए कोई घटक दल, कोई साझेदार, कोई छत्रक इन राज्यों के भीतर नहीं है। जिस हिसाब से उसको सीट बांटना है, छत्तीसगढ़ 11 सीटें कांग्रेस लड़ेगी वहां। केरल के भीतर इंडिया गठबंधन के साथ यूडीएफ और एलडीएफ वहां पे जो होते हैं 16 सीटें वहां पर जो है मांग रहे हैं। 15-16 सीट के आसपास जो कांग्रेस लड़ेगी वहां पर भी। आंध्र प्रदेश के भीतर 25 की 25 सीटें आज के दौर में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अगर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण इंडिया गठबंधन के भीतर शामिल होते तो हो सकता है कि इसमें से कुछ बंटवारा होगा, 50-50 करने की स्थिति होगी। आज के दौर में यही स्थिति है। तेलंगाना के भीतर 17 सीटें, 17 के 17 सीटें कांग्रेस ही लड़ेगी। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के भीतर करीब करीब सभी सीटें कांग्रेस ही लड़ेगी। असम की सभी सीटें, बदरुद्दीन वहां के तैयब को कुछ सीटें हो सकता है 5-6 सीटें मिल जाए, और बाकी सारी सीटों के ऊपर फिर कांग्रेस के पाले में ही रहेगी। इन सभी सीटों को मिला करके करीब करीब 235 सीट के आसपास पड़ जाता है। ये पूरा सीट का आंकड़ा जाता है 235। 235 सीट में से अगर आप कम करेंगे, 235 सीटों में से कम कहां किया जा सकता है? आंध्र प्रदेश के भीतर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण अगर साथ आ जाते हैं तो वहां पे 12-15 सीट पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के खाते में, दोनों आदमी को मिलाकर के करीब 10 से 15 सीटों के ऊपर यहाँ पे समझौता होगा, तो 10 सीटें वहां कांग्रेस की कम होगी। केरला के भीतर 16 सीटें जो कांग्रेस चाह रही है, हो सकता है 10, ये 12, 13, 14 पे मान। इसके अलावा हो सकता है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के भीतर शामिल होती हैं तो इंडिया गठबंधन के भीतर आने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के भीतर, इन हिंदी क्षेत्रों के भीतर जो है जातीय संतुलन को देखते हुए, सोशल जो इंजीनियरिंग होता है राजनीति का, उसको देखते हुए कहीं कहीं कुछ सीटें देने की बात हो। कांग्रेस जो है सो बहुजन समाज पार्टी, मायावती को, बीएसपी को उत्तर प्रदेश के भीतर कुछ सीटें जो वहां पर समझौते के हिसाब से जो वहां के कंपेनिंग होगी, जो बार्गेनिंग होगी, उसकी भरपाई मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीतर कहीं नहीं करे, और उसका भी सोशल इंजीनियरिंग का जो लाभ जो है ओवरऑल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मिले, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा किसी अन्य राज्य के भीतर कांग्रेस के जो सेंध लगने वाला नहीं है कांग्रेस के सीटों में, और कोई वहां पे साझेदार नहीं है, हिस्सेदार नहीं है, छत्रक नहीं है, हो सकता है ये भी गुजरात के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जैसा प्रदर्शन रहा, और जो वहां पे कहते हैं जो कि करी बार्गेनिंग जो पंजाब और दिल्ली को लेकर के चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भीतर, हो सकता है इसमें समझौता करने के लिए गुजरात में आम आदमी पार्टी का जो कार्डर, जो वोट बैंक तैयार हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव के भीतर, उसका लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं गुजरात के भीतर हो सकता है कि 1, 2, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में कांग्रेस दे करके दिल्ली और पंजाब के भीतर इन दोनों जगहों के ऊपर एक अलग तरह से फॉर्मूला सीट बंटवारे को लेकर के निकाला जा सकता है। ये भी संभव है। तो 230-35 सीटें जो अब तक जो हम बातें किए उसके भीतर, और इन सारे सीटों को कांग्रेस अगर सारे सिचुएशन अगर ठीक ऐसा ही अगर बैठ जाता है तो समझ लीजिए कि इन 230-35 सीटों में कांग्रेस कम से कम 200 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ जाएगी, कम से कम। अब बचता है अगर 255 का लड़ने का अगर लक्ष्य है, फिर इस पे जो बचती है कई 255 पे कांग्रेस खुद लड़ेगी, या 55 सीटें के आसपास मोटा मोटी मान लीजिए अगर इसमें कम भी हो जाता है तो राज्यवार तरीके से बाकी के राज्यों में कांग्रेस को कहां पर कितनी सीटें मिल सकती है, और फिर जाकर के इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं कि क्या इंडिया गठबंधन के भीतर कोई बहुत बड़ा भूकंप, भूचाल सा कोई ऐसा कोई हाहाकार मचा हुआ ऐसा कोई खबर है? बिल्कुल भी नहीं। देखते रहिए बिहार में फिर क्या होता है। जिस राज्य के भीतर, बिहार में सबसे ज्यादा 40 विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं, और कहीं ना कहीं यहीं पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है एक नेता की वजह से, जो आज के दौर में सामाजिक न्याय के सबसे बड़ा हीरो कहा जाता है, नीतीश कुमार बिहार के।
बिहार के नीतीश कुमार के लेकर के लगातार कई चर्चा चलता है। तो इन खबरों में देखते रहिए आगे क्या होता है।